वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा सोहेल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैंने पिछली वीडियो में ये एक ERD डिज़ाइन कराई थी जिसके अंदर वो एक चैरिटी का सिनेरियो था। डोनर्स हुआ करते थे, फ़ंड्स हुआ करते थे, डिज़र्विंग्स हुआ करती थी। अकाउंट अपडेशन का एक टेबल हुआ करता था जिसके अंदर सारी एंट्रीज़ आती थी और हेल्प्स होती थी जो कि हम उनकी करते थे, गरीबों की और मिस्कीनों की जो हम हेल्प करते थे। तो इसका हमने डेटाबेस डिज़ाइन किया था। इसके लिए आप पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी इस वीडियो में मैं बताने लगा हूँ कि नॉर्मलाइज्ड है ये वाला डेटाबेस या ये तमाम टेबल्स नॉर्मलाइज्ड हैं। इस बात की क्या गारंटी है, इसको कैसे प्रूफ किया जाए। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। मैं शुरू की 4 नॉर्मल फॉर्म्स को डिस्कस करूँगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करूँगा अभी फ़िलहाल। और उसके अलावा अगर आपको पढ़नी हो तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और नीचे कमेंट में बोल दें कि भाई हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए। बहरहाल, तो पहली नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें उसका ये उसूल है पहला कि उसके हर सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यानी एटॉमिक वैल्यूज़ उसको कहते हैं हम। एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए हर सेल में, यानी ऐसा ना हो कि कॉमा सेपरेटेड बहुत सारे हों। ऐसा ना हो कि डोनर है उसके 2 नाम हैं तो दोनों नाम जो है हमने एक डोनर का नाम लिखा फिर कॉमा लगा के दूसरे डोनर का नाम लिखा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं हमारे सारे टेबल्स जो हैं ये फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करते हैं कि नहीं। इसी तरह उसमें एक और ख़ास बात है कि भाई सारे एट्रीब्यूट्स के नाम जो हैं, एक टेबल के जितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं उन सबके नाम अलग अलग होने चाहिए। हर एट्रीब्यूट में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उस डेटा टाइप की होनी चाहिए जिस डेटा टाइप का एट्रीब्यूट है। तो ये तो भाई इजी सी बात है कि हमने नाम तो सबके अलग अलग रखे हैं तो नज़र आ रहे हैं। हर टेबल के अंदर कोई भी 2 कॉलम्स ऐसे नहीं हैं जिनके नाम सेम हो आपस में ताकि एम्बिग्यूटी पैदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह हर एक में हम जो डेटा टाइप रखेंगे, ज़ाहिर नेम में हम स्ट्रिंग रखेंगे। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, वरना स्पेसिफाई किया जाता है कि भाई नेम जो है वो कैरेक्टर स्ट्रीम होगी। इसी तरह एज जो है वो एक इंटीजर फील्ड होगी। इसी तरह जेंडर एक बूलियन होगा। हाँ, हमारे यहाँ तो बूलियन ही होता है, तो या तो मेल या तो फीमेल। बहरहाल, तो अल्लाह ताला हिफाजत करे। जेंडर जो है वो रखा जाएगा। इसी तरह CNIC जो है वो एक स्ट्रिंग हो सकती है क्योंकि डैशेस भी होंगे। अगर हम डैशेस ऐड नहीं करें तो हम किसी इंटीजर को भी ले सकते हैं। एड्रेस जो है वो पूरी एक स्ट्रिंग होगी लंबी। तो ये सारे डेटा टाइप्स इनके साथ मुंसलिक हैं। इनके जो भी यानी नीचे वैल्यूज़ आएँ वो इन्हीं डेटा टाइप से एसोसिएटेड हो, ये भी यानी कॉमन सेंस की बात है, ये भी हो गया इंशाल्लाह। अब ये जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है हम चेक कर लेते हैं। उसमें जो पहली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी भी सेल के अंदर 2 वैल्यूज़ ना आ रही हो। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ कि ज़रूर है कि ID तो एक ही वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 है तो नथिंग एल्स। नाम जो है उसका एक ही डालने की हम इजाज़त देंगे। उसका ऐसा नहीं होगा कि वो एक नाम लगा रहे हैं फिर कॉमा लगा के दूसरा नाम लगा रहे हैं। 2 नाम असल में डोनर के हमें चाहिए भी नहीं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। एज उसकी एक ही होगी, पहले जन्म दूसरे जन्म का सीन नहीं है। जेंडर उसका एक ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, CNIC नंबर जो है उसका एक ही होगा। एड्रेस उसका एक ही होगा और ऑक्यूपेशन जो है उसकी एक ही होगी। और अगर एक से ज़्यादा हुई भी तो हम उसको अपनी फेवरेट ऑक्यूपेशन बताने का कहेंगे। इसी तरह फ़ंड्स में आ जाते हैं। ID जो है वो तो ज़ाहिर यूनिक ही है और यूनिक क्या है वो एक ही है। डोनर जो है वो एक ही होगा एक फ़ंड का, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी है कि भाई हम अगर 2 डोनर मिलके भी कोई चीज़ डोनेट कर रहे हैं तो हम उन दोनों की अलग अलग एंट्री बनाएंगे कि इन्होंने इतना पैसा दिया और इसमें इन्होंने इतना पैसा दिया। हम बहुत सोच समझ के करेंगे। और अकाउंट एंट्री ज़ाहिर है एक ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता एक फ़ंड की एक से ज़्यादा अकाउंट एंट्री हो गई। एक फ़ंड होगा तो एक ही अकाउंट एंट्री में उसको निपटा दिया जाएगा, भाई इतना पैसा आया था, इस तारीख को आया था, बात ख़त्म। अगर 2 अलग अलग तारीख को कोई अंकल पैसे भेज रहे हैं तो उनकी 2 अलग अलग फ़ंड्स की एंट्री बनेंगी। तो इस वजह से ये भी एटॉमिक है। नीचे आ जाते हैं अकाउंट अपडेशन में। ID एक ही होगी। डेबिट जो पैसा हुआ है डेबिट बस वो वही लिखा जाएगा। क्रेडिट जो पैसा हुआ है वही लिखा जाएगा। डेट एक ही तारीख होगी ज़ाहिर है। कैटेगरी के अंदर भी एक ही वैल्यू आया करेगी कि ज़कात का या खैरात का। ऐसा नहीं हो सकता कोई पैसे दे और बोले भाई ज़कात का भी फ़ितरे का भी। अगर उसने ऐसा कहा कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ उसमें से 500 रुपये ज़कात के और जो है ना 1000 रुपये इसमें से जो है वो सदक़तुल फ़ितर के। ये मैं थोड़ी सी इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहा हूँ, इससे टेंशन लेने की बात नहीं है। वो ये कहे कि भाई मैं सदक़े के लिए दे रहा हूँ इतने पैसे और इतने पैसे मैं ज़कात के लिए दे रहा हूँ, तो फिर उसकी अलग अलग अकाउंट अपडेशन की एंट्रीज़ बनेंगी। तो इस वजह से ये भी एटॉमिक ही होगी। इसी तरह डिज़र्विंग, एक ख़ास डिज़र्विंग के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, एक ख़ास डिज़र्विंग को पैसे दिए जा रहे हैं हेल्प के तौर पे, तो वो भी
एक ही होगा। अगर ऐसा हो कि हम कहीं पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी एक ऐसे बंदे को जो कि 2 लोगों को जानता है, दोनों करीब हैं, तो हम दोनों के लिए पैसा उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें मिला के पैसे भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो लेकिन अकाउंट अपडेशन की हम एंट्रीज़ 2 अलग अलग बनाएंगे कि फ़लाने के लिए दिए गए पैसे और ढमकाना के लिए दिए गए। तो इस वजह से डिज़र्विंग भी एटॉमिक ही होगी। इसी तरह हेल्प के अंदर अकाउंट एंट्री एटॉमिक होगी, आईडी एटॉमिक होगी। बात सिंपल सी है। डिज़र्विंग जो है उसकी आईडी एटॉमिक होगी। टाइप जो है वो एक ही तरह का बंदा होगा। मुश्किल ही ऐसा हो कि वो आदमी जो है वो ख़ुद गरीब भी हो, उसके खाने के भी मसाइल हों और उसके शादी के भी मसाइल हों। नहीं, ऐसा होना आसान है, ये सिनेरियो है। लेकिन अगर हम उसकी शादी के लिए पैसे दे रहे हैं तो हम उसकी अलग एंट्री बनाएंगे। फिर अगर हम 1 घंटे बाद या उसी टाइम पर हम उसके घर के अखराजात या उसके बिज़नेस एड के लिए पैसे दे रहे हैं, उसके बिज़नेस की हेल्प के लिए, तो उसके लिए हम अलग एंट्री बनाएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ भी एटॉमिक ही रहेगी, टाइप। इसी तरह रहता कहाँ है भाई, अगर उसके 4-5 घर हैं, वैसे तो गरीब आदमी के होंगे नहीं, लेकिन अगर हैं भी तो भी वो ही लोकेशन बताए जो उसकी प्रीफर्ड लोकेशन है। इसी तरह पैसे कितने चाहिए, ये भी एटॉमिक है। स्पेंड पैसे कितने दे दिए गए, सैयद है या नहीं, ये तो बुलियन है, तो ट्रू या फॉल्स। ये भी स्टेबल है या नहीं, स्टेबल है या नहीं से ये मुराद है कि कई बार पैसे ऐसे लोगों को भी दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल गरीब नहीं होते, लेकिन उनकी कोई ख़ास ज़रूरत उनको पड़ चुकी होती है, तो इस स्टेबल में उनका ट्रू आ रहा होगा। तो बस ये बात है इजीली समझने के लिए। बाकी मुसलमान जो हैं वो सुन रहे हैं माशाल्लाह, उनके समझने के लिए है कि भाई ज़कात आपको पता है साहिब निसाब को नहीं दी जा सकती, लेकिन नफली सदक़ों से उनकी हेल्प की जा सकती है, हिदाया दिए जा सकते हैं, हदिये दिए जा सकते हैं। तो इसी वजह से स्टेबल वहाँ पे ट्रू आएगा। जल्दी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। डिज़र्विंग्स में ये बात यानी सेटिस्फाइड है। अच्छा, अब दूसरी नॉर्मल फॉर्म को देख लेते हैं। दूसरी नॉर्मल फॉर्म ये है कि भाई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी लिए समझना ज़रूरी है कि कंपोजिट की क्या होती है। कंपोजिट की ये होती है कि इस वक्त तो हमने ऐसी सरोगेट की बना दी ना जो कि हर एक रो को ना, ये अलग अलग रोज़ नहीं है, बात दोबारा से नोट कर लें, पहली वीडियो में मैंने बताई थी। वो तो स्कीमा बनाते वक्त हम जो है इसको ऐसी सबको एक साथ लिख देते हैं, सारे कॉलम्स को। ये सारे अलग अलग कॉलम है, आईडी एक कॉलम है, नेम एक, एज एक, इसी तरह जेंडर एक कॉलम है बराबर में उसके, CNIC एक कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है, ऑक्यूपेशन एक कॉलम है। तो इन कॉलम्स की वैल्यूज़ जो होंगी वो रोज़ की फॉर्म में होंगी ना। तो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्राइमरी की बनानी होती है। प्राइमरी की में हमने सरोगेट की यूज़ की है, वो यानी हम खामखा में हमने एक ईजाद की है, यानी वो डोनर्स की कोई थी नहीं, पहले से कोई एट्रीब्यूट नहीं था डोनर का, हमने एक पैदा कर दिया कि हमारे यहाँ भाई डोनर की एक आईडी भी होगी। तो ये सरोगेट की होती है। नेचुरल की में से हम CNIC नंबर को ले सकते थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ईज़ एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने एक सरोगेट की आईडी के नाम से यूज़ की है। तो ये कंपोजिट प्राइमरी की नहीं है। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, जब 2 को मिला के हम कर रहे हैं, 2 को मिला के कैसे कर रहे हो, बिलफर्ज। ऐसा होता है अक्सर कि अगर हमारा डेटा इतना सिंपल है कि हमारे पास एक नाम के एक ऑक्यूपेशन वाला एक ही बंदा है। कहने का मतलब है मेरा नाम अम्मार है, तो अम्मार है, तो अम्मार तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरा डेटा इतना सिंपल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अम्मार इतने ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अम्मार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो एक ही होगा। दूसरा अम्मार जो है वो अम्मार बॉटनिस्ट है और एस्ट्रोनॉमर है वगैरह वगैरह, तो एस्ट्रोनॉट कहते हैं शायद। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेम ऑक्यूपेशन को मिलाकर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ भाई, अम्मार कौन सा वाला अम्मार, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला अम्मार। तो इस वजह से इन दोनों को मिला के हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो तभी इसको कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाता है कि दोनों को एक साथ मिलाकर देखा जाए और इस सूरत में सबको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है भाई ऐसा ना हो कंपोजिट प्राइमरी की तुमने बना रखी हो, उसमें 2 बिलफर्ज, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 बिलफर्ज 2 को तुमने मिलाया, वो कोई ऐसी फील्ड इसमें मौजूद हो जो एक पे डिपेंड करे दूसरे पे डिपेंड ना करे, एक पे डिपेंड करे दूसरे पे डिपेंड ना करे। तो अब ये जो है ना सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ख़िलाफ़ हो जाएगा। एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ, मतलब एक आसान सी एग्जांपल बताता हूँ इसकी, कि घर का जो एड्रेस होगा ना वो इस बंदे की काम करने के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऑक्यूपेशन उसकी जो भी हो, रह कहीं पे भी सकता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपोजिट प्राइमरी की बना देते और फिर हम एड्रेस को देखते, तो एड्रेस जो है वो सिर्फ नेम पे डिपेंड कर रहा होता, आधी प्राइमरी की पे यानी, और बाकी आधे हिस्से यानी ऑक्यूपेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो इसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं कि भाई आधा अधूरा डिपेंड कर रहा है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ख़िलाफ़ है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म जब भी सेटिस्फाई होती है कि जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी को हटा दें। फिर उसमें तरीका ये होता है कि हम ऑक्यूपेशन को कहेंगे या एड्रेस को कहेंगे भाई, नेम को कहेंगे भाई तू अलग हो जाए एड्रेस को लेके, और उन तमाम चीज़ों को लेके जो ख़ास तुझ पे डिपेंड करते हैं। हम टेबल्स को तोड़ा करते हैं। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा कि नॉर्मल फॉर्म कैसे सॉल्व की जाती है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल फॉर्म्स होती क्या है।
बहरहाल तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये डिमांड करती है कि पहली, अच्छा ये भी बात नोट करना है, हर नॉर्मल फॉर्म के जो भी पॉइंट्स होंगे ना उनमें पहला पॉइंट ये होगा कि पिछली नॉर्मल फॉर्म तक सेटिस्फाई हो। इसका मतलब अगर आपने डायरेक्ट देखा कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है सिर्फ फोर्थ नहीं बल्कि 1, 2, 3 और 4 चारों सेटिस्फाइड है। तो इसी वजह से इसका पहला जो पॉइंट है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का वो तो ये है कि पहली नॉर्मल फॉर्म जो है सेटिस्फाइड हो, वो हमने नीचे पूरा जाके देख लिया अभी सेकंड नॉर्मल। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो प्राइमरी की बनाई है वो सरोगेट की बनाई है और वो बेचारी सिंगल है, उसके ऊपर आधा डिपेंड किया भी नहीं जा सकता, उसके आधे पे डिपेंड किया भी नहीं जा सकता, और देखा जाए तो सारे जो हैं वो उस प्राइमरी की पे डिपेंड भी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये वाला टेबल तो हमारा मौजूद है। और सिमिलर सिनेरियो हमारे तमाम में हर में एक सरोगेट की बनी हुई है और उसी पे सारे वो ज़ाहिर एक यूनिक आइडेंटिटी है तो उस पर सारे डिपेंड कर रहे हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का तो तस्वुर ही नहीं बनता क्योंकि कंपोजिट की है नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से ये सारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में देख लेते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कहने का मतलब है कि एक प्राइमरी की है ना, उसको हमने प्राइम एट्रीब्यूट बनाया कि भाई तुम बादशाह, यू आर द किंग, सही है, आप किंग हो, आपके ऊपर सब डिपेंड करेंगे। एक आदमी बादशाह को छोड़ के किसी और पर डिपेंड करता है, कितनी गलत बात है ना। तो इसका मतलब उसको हमारी सल्तनत में रहने की इजाज़त नहीं है, हमारी टेबल में रहने की इजाज़त नहीं है। खुद उठे और अपने जिस पर डिपेंड करता है उसको भी अपने साथ उठाए और दफ़ा हो जाए हमारे टेबल से, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यही होती है कि बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पर क्या मिसाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता ऑफिस एड्रेस, अगर मैं ऑफिस एड्रेस लिख देता यहाँ पे तो वो जो है ऑक्यूपेशन पे डिपेंड कर रहा होता या नहीं हो सकता, और लोगों पे भी डिपेंड कर रहा होता। अगर मैं ये लिख देता कि क्या कहूँ जी, एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि अगर मैं ये कह देता कि भाई 40+ हैं कि नहीं, वो जो पर्सन है जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, वो सॉरी जो डोनर है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं वो 40+ हैं कि नहीं, तो 40+ वाली फील्ड बन जाती इस 40+ बिलफर्ज ना, तो इस 40+ की बन जाती फील्ड। लेकिन वो डिपेंड जो है वो नेम या इन चीज़ों पे नहीं कर रही होती बल्कि वो एज पे डिपेंड करती है, उस आदमी की उम्र क्या है। तो एज पे डिपेंड कर रही होती, तो एज तो प्राइमरी की नहीं है क्योंकि प्राइमरी की तो ये है, तो ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर कोई और एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म के खिलाफ है क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये डिमांड करती है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाए। इसके लिए भी तरीका यही है कि टेबल्स तोड़े जाएंगे, उसका एक खास तरीका है, तो उससे थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई हो जाती है। इसी तरह बाकियों को भी देख लेते हैं कि भाई अकाउंट एंट्री डोनर पे डिपेंड नहीं कर रही, डोनर अकाउंटेंटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों मिलकर आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह डेबिट क्रेडिट पे नहीं कर रहा, क्रेडिट डेबिट पे नहीं कर रहा, डेट डेबिट पे नहीं कर रही, डेट क्रेडिट की अमाउंट पे नहीं कर रही। इसी तरह क्रेडिट डेबिट डेट पे नहीं कर रहा डिपेंड। ऐसा नहीं हो सकता कि फलाना तारीख को लाजमी इतना ही पैसा आएगा, इतने पैसे जाएगा। कैटेगरी जो है वो डेबिट या क्रेडिट पे डिपेंड नहीं कर रही, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही, तारीख पे डिपेंड नहीं कर रही कि भाई फलाना तारीख को ज़कात ही आनी है, ऐसा नहीं हो सकता। डिज़र्विंग की जो वो है कि कौन सा डिज़र्विंग के लिए पैसा आया या किसको भी पैसा जा रहा है, ये भी डेबिट क्रेडिट या कैटेगरी या डेट पे डिपेंड नहीं कर रही, सारे ही अकाउंट अपडेशन की आईडी पे डिपेंड करता है। इसी तरह हेल्प जो है उसमें तो है ही दो, जिनमें से एक प्राइमरी की है तो दूसरा उसी पे डिपेंड कर रहा है।